Hi guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel. But before starting this video, it's my request to all viewers, please like, share and subscribe my channel. I promise you I will give you the best content for boards and NEET. So today we are going to study about MCQs of Living Word chapter based on MTZ publication. So without wasting time, let's get started. अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज लिविंग टॉपिक के एमसीक्यूज के बारे में। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ द गिवन पॉइंट्स आर नॉन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे हमको बताना है कि इनमें से कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के, मतलब हम कैसे ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शंस क्या हैं? जब मास बढ़ता है, इंक्रीज इन मास। जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेलुलर डिफरेंशिएशन। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड एंड थर्ड एंड फोर्थ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा A1। ऐसा क्यों है? अब इसके अंदर क्या आ रहा है? तो ए के अंदर आ रहा है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट। तो इसका आंसर ये इसलिए है बिकॉज ग्रोथ को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं जब कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जब उसका मास बढ़ता है, मास मतलब जितना एरिया वो कवर कर रहा है पर्टिकुलर, जब उसका मास बढ़ता है। और अगर हम देखें पॉपुलेशन में, तो जब एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स बढ़ते हैं, तो ये पूरी पॉपुलेशन है, यहाँ पे धीमे धीमे इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं। और इंडिविजुअल्स कैसे बढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल्स तब बढ़ रहे हैं जब उनका मास बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन मास जो है ये एक तरीका का रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन ये एक तरीके का सेल डिवीज़न है। जब ऑर्गेनिम्स के अंदर सेल डिवीज़न होता है तभी उनका मास इंक्रीज होता है, और जब रिप्रोडक्शन होता है इंडिविजुअल्स में तब उनका जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, स्पीसीज में बढ़ते हैं। तो ये एग्जांपल है रिप्रोडक्शन का। तो सेल डिवीज़न and the reproduction are the twin characteristics of growth. Now next question, in plants growth occurs dash whereas in animals it occurs। यहाँ बोल रहे हैं कि प्लांट्स में ग्रोथ होती है कैसे और जबकि एनिमल्स में ऐसे होती है। तो ऑप्शंस क्या है? only up to a certain age continuously, only up to a certain age, continuously, only up to a certain age and only up to a certain age। तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यू चलती है, जबकि एनिमल्स में कुछ टाइम बाद जो उनकी ग्रोथ है अपने आप ही रुक जाती है सर्टेन एज पे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा B1, कॉन्टिन्यूसली एंड अप टू ए सर्टेन एज। ना थर्ड क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स बिलो। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के जो राइट आंसर्स हैं उनसे मैच करना है। तो यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है प्लेनेरियम में, और यहाँ हमें बताना है कि प्लेनेरियम में कैसे रिप्रोडक्शन चलता है। तो प्लेनेरियम में रिप्रोडक्शन जो है वो चलता है कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रू रीजनरेशन। प्लेनेरियम में हमेशा रीजनरेशन होता है। आंसर इज दी फोर्थ वन। फंजाई, फंजाई में क्या होता है? अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फंजाई में क्या होता है। तो फंजाई में यहाँ पे होती है एसेक्सुअल स्पोर्स। फंजाई में हमेशा एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उससे ही इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। अगर हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट में रिप्रोडक्शन जो है बर्डिंग से होता है, सबको पता ही होगा ईस्ट में। और हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन है वो बर्डिंग की हेल्प से चलता है। अब बात करें अगर अमीबा की, तो अमीबा में रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन की हेल्प से होता है। आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज प्लेनेरिया जो है फिफ्थ वन से है, तो अगर हम आपके ऑप्शंस देखें तो इसका आंसर हो जाएगा D1, बिकॉज यहाँ पे ए का फिफ्थ है, बी का यहाँ पे सेकंड है एंड सी का थर्ड है एंड डी का फोर्थ। अगर यहाँ पे देखें बी गए तो फंजाई जो है वो उनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर से भी होता है और फ्रेगमेंटेशन से भी होता है। तो बी का आंसर आप याद रखना कि बी का आंसर जो है वो दो हैं। पहला है यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स और दूसरा है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉरएवर येट लाइफ कंटिन्यूज इलस्ट्रेट द रोल ऑफ। ये जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि मतलब कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है और उसके बाद भी लाइफ जो है चलती रहती है। इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे किस चीज़ का ये रोल
शो कर रहा है। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, रेप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो है वो डी वाला होगा, रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज अगर कोई स्पीसीज़ का रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर कोई स्पीसीज़ में रिप्रोडक्शन हो रहा है, नए नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, तो उनका डिस्ट्रक्शन भी उनका कन्फर्म है। अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसका मिटना भी कन्फर्म है। तो इसी वजह से यहाँ का जो आंसर है रिप्रोडक्शन होगा। बिकॉज अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी बर्थ हो रही है तो एक सर्टेन एज पे आके उसकी डेथ भी हो जाएगी, और फिर उसकी डेथ के बाद में एक और नया ऑर्गन बनता है। ऐसे ही जो ऑर्गन्स होते हैं वो जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। इसलिए इस स्टेटमेंट को कहा गया है कि नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कॉन्टिन्यूज। तो ये जो है ये इल्यूशन करता है रिप्रोडक्शन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। अब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहे हैं कि इसे कौन सा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन से, मतलब जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जो डिवाइड होते हैं फ्रेगमेंटेशन से। ऑप्शंस क्या हैं? अर्थवर्म, अमीबा, फंजाई, अर्थवर्म, फंजाई, बैक्टीरिया, फंजाई, फ्लामेंटस, एल्गी, प्रोटोनम ऑफ मॉसेस एंड अमीबा, हाइड्रा एंड बैक्टीरिया। इसका आंसर क्या है? इसका बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है, आंसर इज दी C1। फ्रेगमेंटेशन जो होती है वो फंजाई में चलती है, फ्लामेंटस एल्गी में चलती है, और मॉसेस के प्रोटोनम में चलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट रिप्रोड्यूस। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन को नहीं करते? ऑप्शंस के ऑप्शंस हैं म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल एंड ऑल ऑफ दीज। अगर हम बात करें म्यूल की तो ये क्या है? म्यूल जो है एक्चुअल में ये जो है ये तब बनता है जब मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स में ब्रीडिंग होती है। मतलब कि ये जो म्यूल है वो एक तरीके से हाइब्रिड होता है मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स का। और जबकि ये दोनों अलग अलग स्पीसीज़ हैं, और जब अलग अलग स्पीसीज़ में ब्रीडिंग होती है तो बनने वाला जो लास्ट में जो ऑफस्प्रिंग होता है वो बिल्कुल स्पेशल नहीं होता है। इसलिए जो म्यूल है वो इनफर्टाइल होता है, स्टेराइल होता है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है। अब बात करें वर्कर बी की, तो अगर हम बात करें हनी बीज की, तो हनी बीज की जो पूरी एक उनकी कॉलोनी होती है उसके अंदर 3 कास्ट प्रेजेंट होती हैं। जैसे ह्यूमंस में कास्ट होती हैं वैसे ही इनके अंदर 3 कास्ट जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? तो उसमें पहली आती है क्वीन, पहली वहाँ पे आती है क्वीन, दूसरा इनमें होता है ड्रोन, और तीसरा इनमें होता है वर्कर्स। तो क्वीन यहाँ की जो होती है उसमें सिर्फ पावर होती है रिप्रोडक्शन की। क्वीन जो होती है वही वहाँ पे सिर्फ रिप्रोडक्शन करती है और एग्स को बनाती है। अब बात करें ड्रोन की, तो ड्रोन्स जो होते हैं वो वहाँ के मेल हनी भी होती है, मेल हनी भी को वहाँ बोला जाता है ड्रोन। अब थर्ड नंबर पे आते हैं वर्कर। वर्कर जो हैं ये स्टेराइल होते हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं और ये पूरा काम करते हैं हाइव्स में, जैसे हनी को लाना, उसको पूरा मेंटेन करके रखना, ये सब काम होता है वर्कर्स का। इसलिए वर्कर्स जो हैं स्टेराइल होते हैं। अब बात करें इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल की, तो ऐसी फीमेल जो अनप्रोटेक्टेड कॉइटस के बाद भी वो जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब ये है कि उस फीमेल में कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए कुछ कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो इनफर्टाइल होती हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Statement first, reproduction cannot be considered as defining property of living organisms. There are many living organisms which do not reproduce like mules, workers and bees. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन से हम नहीं जान सकते हैं कि पर्टिकुलर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नहीं। यहाँ पे बस बात ये हो रही है कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं लिविंग को और नॉन लिविंग को। और लिविंग अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, कैसे उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म देखे गए हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है हमें नहीं मिलता है। और स्टेटमेंट 2 में उन्हीं ऑर्गेनिज्म्स का जो एग्जाम्पल है वो दिया गया है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो ये सभी में पाई जाती, इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है।
जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज करेक्ट? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो एक्सटर्नल स्टिमुली के कांटेक्ट में है, तो इनमें से कौन सा उसका रिस्पॉन्स सही है? फर्स्ट क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टिमुली, जो बाहर के इन्वायरमेंट की जो स्टिमुली होती है, लाइक फिजिकल हो सकती है, केमिकल सकती है और बायोलॉजिकल हो सकती है। सही बात है। All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental stimuli. अगर हम बात करें एनवायरमेंटल स्टिमुली की, तो जैसे उसमें आते हैं टेम्परेचर, बाहर कैसे का टेम्परेचर है तो आप उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्स करते हो, बाहर ह्यूमिडिटी है कि नहीं है, बाहर रेनफॉल है कि नहीं है, उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्स करते हो। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, गर्मी पड़ रही है, तो आप ठंडी जगह पे जाओगे, फैंस का इस्तेमाल करोगे। अगर आप बहुत ठंडी पड़ रही है तो आप आग जलाओगे, कपड़े बहुत से पहनोगे। तो ये क्या है? ये डिफरेंस आता है टेम्परेचर में, और जिससे हम लोग अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये टेम्परेचर है, बाहर के इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आ रहा है जिसकी वजह से हम खुद में चेंज कर रहे हैं, उसे कहा जाता है स्टिमुली। और हम जहाँ पर रह रहे हैं वो क्या है? वो बाहर का एक इन्वायरमेंट है। Consciousness and response to external stimuli is a defining property of a living organisms and all of these. कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस मतलब बाहर जो कुछ चल रहा है। जैसे अभी हम लोग अभी इस टाइम बहुत ही गर्मी चल रही है, बहुत टेम्परेचर यहाँ पे हाई चल रहा है। तो इतनी गर्मी में हम लोग बार बार बाथिंग करते हैं, हम ठंडी जगह पर जाते हैं, फैंस यूज़ करते हैं, कूलर्स यूज़ करते हैं। तो क्या ये हमारा बाहर का जो एक्सटर्नल स्टिमुली है उसके अगेंस्ट हमारा ये रेस्पॉन्स है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसी चीज़ जो कॉन्शियस हो कि उसके आसपास क्या हो रहा हो, उसका उसे पता हो और उसके अगेंस्ट वो रेस्पॉन्स शो करे, उसे कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये तीनों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ऑप्शंस क्या हैं? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल सही है। Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in an isolated cell-free system, ये भी सही है। Now next question, response to stimuli is a defining property of living organism. Options क्या है? फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बिकॉज तीनों ही जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। Now next question, a living organism is unexceptionally differentiated from a living structure on the basis of. A living organism is unexceptionally differentiated from a non-living structure on the basis of. हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिना एक्सेप्शंस के। वो क्या हैं? ऑप्शंस के ऑप्शंस हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्सिवनेस। हमने ऐसे बहुत से फैक्टर्स देखे हैं जो नॉन लिविंग और लिविंग को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे रेस्पॉन्स करना, कॉन्शियस रहना, रिप्रोडक्शन करना, ग्रोथ करना। बट इनमें से कौन सा है जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा D1, रिस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रेस्पॉन्स करना, कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करना। रेस्पॉन्स क्या है? रेस्पॉन्स वही दे पाएगा जो लिविंग है, इसलिए ये एक बिल्कुल अनएक्सेप्शनल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डू नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? में से कौन सा एक ऐसा सेट है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस आर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, metabolism and the cellular level of organization, response to stimuli and consciousness, and all of these. आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बिकॉज ग्रोथ एंड प्रोडक्शन जो हैं वो इनके डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो हैं, बट ये अनएक्सेप्शनल है, बट ये एक्सेप्शनल है। बिकॉज रिप्रोडक्शन जो है अगर वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो वो सभी ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं मिलती है? ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म देखे गए हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है, जैसे कि
म्यूल, इनफर्टाइल फीमेल, वर्कर बीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड के टॉपिक के ऊपर के एमसीक्यूज के बारे में। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन लिविंग बींग्स। यहाँ पे हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है उसको शो करना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट तक कैसे क्या बनता है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे दिया गया है एक सिक्वेंस में, और हमें उसका सही ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। ऑप्शंस क्या है? सब सेलुलर टू सेलुलर, इंडिविजुअल टू कम्युनिटी एंड कम्युनिटी टू पॉपुलेशन, atomic to molecular, molecular to subcellular, cellular to tissue and tissue to organ system to individual, individual to population, population to organ system to tissue, tissue to cellular and then molecular and then atomic। लास्ट क्या है? atomic to molecular, tissue and then individual, ecosystem and community। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा B1, एटॉमिक टू मॉलिक्यूलर। सबसे छोटी अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें कौन सी यूनिट है तो वो होती है एटम, जिससे सभी चीज़ें मोस्टली जितनी भी मटेरियल हैं, जितने भी थिंग्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हम हैं, वो सब की जो स्मॉल यूनिट है उसे कहा जाता है एटम। और एटम जब आपस में मिलते हैं तब उनसे बनता है मॉलिक्यूल, जिसको कहा गया है मॉलिक्यूलर सिस्टम और मॉलिक्यूलर। और जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तब उनसे बनता है एक सब सेलुलर, और फिर जब सब सेलुलर होता है तो उनसे बनता है सेलुलर सिस्टम। सेलुलर बनता है जब सेल्स आपस में मिलती हैं तो उनसे बनता है टिश्यू, और जब टिश्यू मिलते हैं तो उससे बनता है ऑर्गन सिस्टम। अब जब ऑर्गन सिस्टम्स आपस में बहुत से आप जब इंटरेक्ट करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो उससे बन जाता है पूरा का पूरा इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। तो आंसर इज दी B1। Dash is the branch of science dealing with identification, nomenclature and classification of organism। Options are morphology, anatomy, ecology and taxonomy। अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की तो मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल के एक्सटर्नल शेप साइज के बारे में, कलर के बारे में। अब बात करें एनाटॉमी की तो इसमें हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर देखिए इकोलॉजी में तो यहाँ पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स और इसका बाहर के इन्वायरमेंट में कैसे क्या इंट्रैक्शन उसको पढ़ते हैं। लास्ट में यहाँ पे है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में क्या होता है? टेक्सोनॉमी में हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको पहचानते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करके उसको पर्टिकुलर एक नेम देते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में उसे एक ही नेम से जाना जाता है। फिर लास्ट में हम उस ऑर्गेनिज्म का लेवल देख के, उसकी कैटेगरी देख के उसको हम क्लासीफाई करते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी इज। टेक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें कि टेक्सोनॉमी का पहला स्टेप क्या होता है तो टेक्सोनॉमी का पहला स्टेप होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन करते हैं, मतलब उसके बारे में बहुत जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ICBN इज। ICBN क्या है? ऑप्शंस आर इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा B1, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। आंसर इज दी B1। ये एक ऐसा इंटरनेशनल कोड है जिसमें जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी नेमिंग जो है वो ICBN की हेल्प से होती है। इसका बाद में दूसरा आता है, एक होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ में जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका वहाँ पे नेमिंग होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, founder of binomial nomenclature। The founder of binomial was। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शंस आर लीनियस, मेंडल, डार्विन एंड लेमार्क। आंसर इज दी लीनियस। कार्ल वॉन लिनेन ने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फाउंड किया था, जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म को दो नाम दिए जाते हैं, जिसमें से उसका पहला नेम होता है जीनस का और दूसरा नेम होता है स्पीसीज का। Now next question, linear system of classification was based on।
लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो बेस्ड था किस पे? ऑप्शंस आर मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड साइटोलॉजी। तो आंसर इज दी मॉर्फोलॉजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट नेम्स इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? जब हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं तो वो नेम्स जो हैं वो मोस्टली कौन सी लैंग्वेज से लिए जाते हैं? ऑप्शंस आर हिंदी, लैटिन, जर्मनी एंड फ्रेंच। आंसर क्या है? आंसर इज दी लैटिन, बिकॉज इन नेम्स को लैटिन वर्ड से लिया जाता है बट इनको लिखा जाता है इटैलिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स आर गिवन लैटिन नेम्स बिकॉज इट इज ए सिंपल लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज, डेड लैंग्वेज एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा डेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ taxonomy developed during the 18th century by C. Linnaeus, the second word of an organism biological name represent। जैसे कि हमने आपको बताया था कि लीनियस ने एक पर्टिकुलर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम का एक सिस्टम दिया था जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को दो नाम दिए जाते हैं। उसका पहला नेम होता है उसके जीनस का और दूसरा नेम होता है उसका स्पीसीज का, जो कि उसके जीनस और स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि दूसरा नेम जो होता है वो मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस आर स्पीसीज, जीनस, रेस एंड फैमिली। आंसर इज दी स्पीसीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement regarding the universal rules of binomial nomenclature is incorrect? जो रूल्स दिए गए हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए उसमें से यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा रूल नहीं है, कौन सा मतलब जो आंसर है यहाँ पे? तो ऑप्शंस क्या हैं? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, बिल्कुल सही है। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल nomenclature or name represent the genus while the second component denotes the species, बिल्कुल सही है। और ऑप्शंस क्या हैं? और ऑप्शंस हैं both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। अगर बायोलॉजिकल नेम हम लिख रहे हैं तो उनको अलग अलग लिखा जाता है, मतलब जीनस और स्पीसीज को अलग लिखा जाता है और उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। अगर प्रिंट कर रहे हैं तो उनको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। एंड D1 क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर वाइल द जेनेरिक एपिथेट स्टार्ट्स विद कैपिटल स्मॉल लेटर। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। अब इसका आंसर हो जाएगा D1। इसका आंसर D1 इसलिए है बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ बोल रहे हैं कि स्पीसीज का जो नेम होता है उसको कैपिटल में लिखते हैं और जो जीनस होता है उसको लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में। ये यहाँ पे उल्टा बोल रहे हैं, यहाँ पे इसलिए ऐसा है बिकॉज लीनियस ने कहा था जो पहला नेम होगा, जो उसका जीनस होगा, उसे हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। अगर हम जैसे नेम लिखते हैं मैंगो का तो उसका नेम लिखा जाएगा मैंगीफेरा, इस तरीके से मैंगीफेरा। एंड फिर उसका जो स्पीसीज आएंगी उसको लिखेंगे हम स्मॉल लेटर्स में मैंगीफेरा एंड इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ये होता है करेक्ट लैटिन नेम का लिखने का तरीका। तो ये जो नेम है ये बिल्कुल सही है, जहाँ पे जीनस जो है वो उसका नेम हमेशा कैपिटल में आता है, स्पीसीज जो है हमेशा स्मॉल लेटर्स में आती है, मैंगीफेरा एंड इंडिका। सो आंसर इज दी D1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correctly written biological or botanical or ecological name। options are homo sapiens, panthera tigris, pisum sativum and mangifera indica। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पैंथेरा टाइग्रिस। ऐसा क्यों है? बिकॉज यहाँ पर जीनस का जो नेम है वो कैपिटल में है और स्पीसीज जो है स्मॉल में है। और देखें तो होमो सैपियंस जो कि ह्यूमंस का बायोलॉजिकल नेम होता है, तो यहाँ पे होमो जो जीनस है वो कैपिटल से है, बट यहाँ पे जो स्पीसीज है उसका नेम भी यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग है ये। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम्स। बायोलॉजिकल नेम्स के ऊपर यहाँ पर ये 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें इसका सही आंसर ढूंढना है। ऑप्शंस क्या है? दे आर बायनोमियल, बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो बायनोमियल होते हैं। ओके। दे आर डिस्ट्रप्टिव होते हैं, ये भी सही है। दे आर यूनिवर्सल, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा D1।
Scientific name of banyan is written as Ficus bengalensis L. Which of the following statement is correct regarding this? लेटर एल सिग्निफाइज लैटाइन लैंग्वेज। क्या यहाँ पे जो लेटर एल लिखा हुआ है सिग्निफाई करता है लैटाइन लैंग्वेज को। द नेम शुड बी रिटन रिवर्स विद द बेलेंगलेंसिस प्रीसीडिंग फीकस। लेटर एफ सिग्निफाइज द टेक्सोनॉमिक लीनियस। बेंगलेंसिस इज ए जेनेरिक नेम। अब हमें ढूंढना है इसका आंसर, तो आंसर हो जाएगा C1। यहाँ पूछ रहे हैं कि यहाँ पे एल वर्ड का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो लास्ट में एल वर्ड दिया गया है, जो एल वर्ड है ये सिग्निफाई करता है टेक्सोनॉमिक लीनियस को, जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कवर किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The third name in a trinomial nomenclature is options are species, subgenus, subspecies and ecotype। वैसे तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, बट उसके बाद ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी आया था, जिसमें जो लास्ट नेम था, जो उसका थर्ड नेम है, वो उसकी सब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर इज दी C1। Classification system have many advantages. Which of the following is not a goal of biological classification? क्लासिफिकेशन के एक अलग ही बहुत से एडवांटेज होते हैं, बट बायोलॉजिकल सिस्टम का गोल क्या नहीं है? ऑप्शंस आर टू डिपिक्ट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, टू क्लैरिफाई रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, टू हेल्प अस रिमेंबर ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ट्रेड्स, टू आइडेंटिफाई एंड नेम ऑर्गेनिजम्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A1। बिकॉज अगर हम बी वाले स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि टू क्लैरिफाई रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। दो ऑर्गेनिज्म या और भी बचे हुए ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बीच में कैसे का रिलेशनशिप्स है, उनको सही से पढ़ने के लिए, जानने के लिए ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। टू हेल्प अस रिमेंबर ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ट्रेड, ताकि हम आसानी से ऑर्गेनिज्म को पहचान सकें और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कर सकें, इसलिए दिया गया है। ये भी सही है। टू आइडेंटिफाई एंड नेम ऑर्गेनिज्म, और उनकी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उनको हम जान पाएँ, समझ पाएँ और उनको एक पर्टिकुलर नेम दे पाएँ। तो ये भी इस तरीके का इम्पोर्टेंस है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है टू डिपिक्ट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये कहीं से भी इसके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही इससे बिल्कुल रिलेट करता है। तो आंसर इज द फर्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट एनाटॉमी इज। प्लांट एनाटॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू स्टडी द वर्ड्स फ्लोरा, टू प्रोवाइड ए मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, टू प्रोवाइड लैटाइन साइंटिफिक नेम्स फॉर एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा टू स्टडी द वर्ड्स। पूरे वर्ल्ड में जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी फ्लोराज हैं, उन सबको पढ़ने के लिए ही प्लांट टेक्सोनॉमी को डिस्कवर किया गया था। Now next question. The main purpose for the classification of organism, क्लासिफिकेशन करने का मेन पर्पस क्या था? ऑप्शंस आर टू स्टडी जियोग्राफी, टू लोकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, स्टडी एवोल्यूशन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा C1। ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई इसीलिए किया गया था ताकि उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हम समझ सकें, उनको स्टेबलाइज कर सकें। सो आंसर इज दी C1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोड स्पीसीज प्लेंट्रम एंड प्रोवाइड ए बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। किसने स्पीसीज प्लेंट्रम लिखी थी? ऑप्शंस आर कार्ल लिनियस, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक एंड लिविनहॉक। आंसर क्या है? आंसर इज दी कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने सबसे पहले स्पीसीज प्लेंट्रम को के बारे में लिखा था और उन्होंने उसी में स्पीसीज को सही से डिफाइन किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्ल लिनियस बिलोंग टू, जो कार्ल लिनियस थे वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? ऑप्शंस आर फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन एंड हॉलैंड। आंसर क्या है? आंसर इज दी स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई लीनियस। लीनियस ने कौन सी बुक लिखी थी? ऑप्शंस आर सिस्टेमा नेचुराई, हिस्टोरिया प्लेंट्रम, हिस्टोरिया नेचुरलिस एंड ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सिस्टेमा नेचुराई। सिस्टेमा नेचुराई जो है वो सिस्टेमा नेचुराई
और स्पीसीज प्लेंट्रम, ये दोनों ही लिनियस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय लिनियस इन हिज बुक। पूरे वर्ल्ड में जो ये नोमेनक्लेचर है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, जिसको डेवलप किया था लिनियस ने अपनी कौन सी बुक में? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस आर फिलोसोफिया बोटेनिका, हिस्टोरिया प्लेंटरम, स्पीसीज प्लेंटरम एंड नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा A1, फिलोसोफिया बोटेनिका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ना आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Linnaeus described 5900 species of plants in his book. Linnaeus ने 5900 प्लांट्स की स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था कौन सी बुक में? एंड 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस आर फिलोसोफिया बोटेनिका, जेनरम प्लेंटरम, हिस्टोरिया नेचुरलिस स्पीसीज प्लेंटरम, सिस्टेमा नेचुराई स्पीसीज प्लेंटरम एंड सिस्टेमा नेचुराई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा D1। लिनियस ने इतनी प्लांट्स की स्पीसीज़ को डिस्क्राइब किया था अपनी स्पीसीज प्लेंटरम में, और अगर हम बात करें कि उन्होंने 4326 एनिमल स्पीसीज़ को डिस्क्राइब किया था कौन सी बुक में? तो वो उसकी बुक थी सिस्टेमा नेचुराई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट हु रोड द बुक हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंटरम एंड इंट्रोड्यूस द वर्ड स्पीसीज वॉज। सर कौन सा इंग्लिश नेचुरलिस्ट है जिसने हिस्टोरिया जनरलिस बुक लिखी थी और उसने उसमें वर्ड स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शंस आर थियोफ्रेटस, जोहन रे, क्यूवियर एंड लेमार्क। इसका आंसर बिल्कुल डायरेक्ट है, विच इज़ द B1, जोहन रे। जोहन रे ने सबसे पहले टर्म स्पीसीज को यूज़ किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, match the column first and column second, select the correct option from the codes given below। कॉलम फर्स्ट में क्या है? कॉलम फर्स्ट में यहाँ पे कुछ नोमेनक्लेचर दिए गया है यहाँ पे, और कुछ फादर के नेम दिए गए हैं और हमें यहाँ पे उनके नेम को टिक करना है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय दी लिनियस। आंसर इज थर्ड वन। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का डार्विन किसको मानते हैं? ऑप्शंस आर हिप्पोक्रेटस, क्रेट्स, अर्नेस्ट मेयर, लिनियस एंड थियोफ्रेटस। आंसर इज दी सेकेंड वन। फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के फादर कौन है? फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेटस एंड फादर ऑफ मेडिसिन इज हिप्पोक्रेट्स। आंसर इज दी A1, बिकॉज A का थर्ड है यहाँ पे, B का यहाँ पे B का यहाँ पे क्या है? B का यहाँ पे फर्स्ट है। ओके गाइस, B का यहाँ पे फर्स्ट है, B का यहाँ पे सेकंड है। हाँ, B का यहाँ पे सेकंड है, C का यहाँ पे क्या फोर्थ है, D का क्या है? D का फर्स्ट है, तो यहाँ पे D का फर्स्ट है। सो आंसर इज दी A1। Which of the following statement is incorrect regarding the modern taxonomy? अगर हम modern taxonomy के बेसिस पे देखें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ऑप्शंस क्या है? It deals with biological species. It is based on the study of all type of variations in the species. Species is considered to be static and it has a biosystematic concept. यहाँ पे रॉन्ग क्या है? तो यहाँ पे रॉन्ग है C पॉइंट। स्पीसीज इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक। स्पीसीज को कभी भी स्टैटिक नहीं माना जाता है, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मान रहे हैं। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये स्पीसीज जो है कभी भी वो स्टैटिक नहीं होती है। स्पीसीज का जो डेटा होता है हमेशा वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रिफर्स टू। एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसे बोलते हैं? ऑप्शंस आर द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ए रैंक और लेवल इन ए टैक्सोनॉमिक हियरार्ची, a group of related organisms able to inbreed, a group of related organisms but unable to interbreed freely। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा B1। अगर आपने टैक्सोनॉमिक हियरार्ची पढ़ी है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज में, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे अगर वो यहाँ प्रेजेंट है
वो यहाँ प्रेजेंट है या वो यहाँ प्रेजेंट है, वो कहीं भी अगर प्रेजेंट है तो उसकी उस पोजीशन को कहा जाएगा ए रैंक और लेवल इन द टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर ही ये आते हैं, लाइक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस पूरे सीक्वेंस को कहा जाता है टेक्सोनोमिक हायरार्की। और इसके को किसी भी लेवल पे अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वो उसकी एक तरीके से रैंक होती है, जिसे कहा जाता है टेक्सोनोमिक कैटेगरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ अ टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज कॉल्ड। ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट होता है टेक्सोनोमिक कैटेगरी का, उसे कहा जाता है क्या? ऑप्शंस आर क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमी, हायरार्की एंड की। आंसर इज दी हायरार्की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म टेक्सॉन इज यूज फॉर। जो टर्म टेक्सॉन है उसको यूज़ किया जाता है किसके लिए? ऑप्शंस आर रैंक ऑफ स्पीसीज एंड जीनस, रैंक अप टू फाइलम, द स्पीसीज, एपिथेट ओनली, द एनी रैंक ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की। जैसे कि हमने आपको बताया था कि टेक्सोनोमिक हायरार्की में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब आते हैं। और कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अगर कहीं भी प्रेजेंट है, अगर वो स्पीसीज में प्रेजेंट है या फैमिली में प्रेजेंट है, जीनस में प्रेजेंट है, किंगडम प्रेजेंट है, तो वो सब उसकी एक रैंक मानी जाती है टेक्सोनोमिक हायरार्की में। तो इसलिए जो टर्म टेक्सॉन है वो उसको दिया जाता है जो कोई भी रैंक बनाए हुए है अपना टेक्सोनोमिक हायरार्की में, उसे कहा जाता है पर्टिकुलर टेक्सॉन। जैसे किंगडम है तो वो टेक्सॉन है, स्पीसीज है वो एक टेक्सॉन है, ऑर्डर टेक्सॉन है, फैमिली टेक्सॉन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म कैन बी यूज्ड फॉर एनी टेक्सोनोमिक रैंक। किसी भी टेक्सोनोमिक रैंक को एक टर्म देने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? ऑप्शंस आर क्लास, टेक्सॉन, फैमिली एंड cohort. Answer is the taxon. Basic unit और smallest taxon of classification is। सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट क्या होती है क्लासिफिकेशन की? ऑप्शंस आर स्पीसीज, किंगडम, फैमिली एंड वैरायटी। आंसर इज दी स्पीसीज। स्पीसीज जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है, बिकॉज सबसे लास्ट में यहाँ पे स्पीसीज ही आती है, इसलिए इसको कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, basic unit upon which the systems of classification are based is। options are species, genus, order and family। आंसर क्या है इसका? आंसर इज दी A1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं? बायोडाइवर्सिटी इज द अकरेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हैबिटेट्स। सो यहाँ बोल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी मतलब है कि जब बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के लाइफ फॉर्म्स जब एक ही जगह पे रहते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजी में अलग होते हैं, एनाटॉमी में अलग होते हैं, उनकी हैबिटेट का रहन सहन बिल्कुल अलग होता है, उससे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद कैटलॉगिंग प्लांट्स, animals and other organisms into categories that can be named, remembered and compared and studied। तो ये जो सिस्टमैटिक्स है वो ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जहाँ पे हम प्लांट्स का कैटलॉगिंग करते हैं, एनिमल्स से करते हैं, और जो भी ऑर्गेनिज्म करते हैं ग्रुप्स में। यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सबको हम एक कैटेगरी में रखते हैं और फिर उनको डिफरेंट नेम देते हैं, उनको कंपेयर करते हैं दूसरे से और फिर उनकी स्टडी करते हैं। ये बिल्कुल सही है। ये C1 क्या है? क्लासिफिकेशन इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीड्यूर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा C1। ये बिल्कुल रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग ऑल द किंगडम्स the only taxon that exists in nature as a biological cohesive unit is the। options are species, genus, phylum और division and kingdom। आपको हमेशा रखना है कि एक ऐसा टेक्सॉन जो कोहेसिव यूनिट है या जो स्मॉल बेसिक यूनिट है वो हमेशा स्पीसीज ही होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A1 स्पीसीज। ए ट्रू स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ ए पॉपुलेशन विच इज। एक ट्रू स्पीसीज वो होती है जिसके अंदर
पॉपुलेशन होती है जो करती है क्या, जिसकी पॉपुलेशन करती है क्या। ऑप्शंस क्या यहाँ पे, शेयरिंग दी सेम नेक है, जो सेम नेक को शेयर करती है, जो आपस में इंटरब्रीड करती है, जो सेम फूड पे फीड करती है, या फिर जो जियोग्राफिकली आइसोलेट होते हैं। तो जो स्पीसीज वो होती हैं जिनकी पॉपुलेशन आपस में इंटरब्रीड करती है। और अगर सेम टाइप की स्पीसीज में इंटरब्रीडिंग होती है तो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो ज़्यादा डाइवर्स और एडवांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी बायोलॉजिकल terminology, a group of similar organisms which are capable of interbreeding and producing fertile offspring is called species, genus, tribe and family। तो ऐसा एक ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म्स का जो कैपेबल हैं इंटरब्रीडिंग के लिए और जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर भी पा रहे हैं, उन्हें कहा जाता है क्या। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगीफेरा इज ए वेराइटी, स्पीसीज, जीनस एंड क्लास। तो मैंगीफेरा जो होता है ये मैंगो का जीनस होता है जिसको हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ अ सिमिलर एंड रिलेटेड। जीनस जो होता है वो ग्रुप होता है सिमिलर और रिलेटेड। ऑप्शन स्पीसीज का, क्लास का, फाइला का एंड ऑर्डर्स का। जीनस जो होता है वो ग्रुप होता है सिमिलर स्पीसीज का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a collection of species which bear a close resemblance to one another in the morphological structures of the parts is known as, options are family, variety, genus and division। तो मतलब एक ऐसा स्पीसीज़ का कलेक्शन जो जिनके बीच में बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लोज रिसेम्बलेंस है एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली, उसे कहा जाएगा क्या, उसे कहा जाएगा जीनस। बिकॉज अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम जीनस से बिलोंग कर रहा है तो उनके बीच के जो कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी मैच करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैटेगरी जीनस। तो यहाँ पे हमें जीनस के बारे में जो स्टेटमेंट रॉन्ग दिया गया है उसको चूज़ करना है। ऑप्शंस क्या है, इट इज़ ए ग्रुप और असेंबलेंस ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। बी क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बी पॉइंट क्या है, ए जीनस एसेंशियली प्रोसेसेस मोर देन वन नंबर ऑफ स्पीसीज। लॉयन, टाइगर, लियोपर्ड, जगार आर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज which have been placed in the genus Panthera and are respectively named as Panthera leo, Panthera tigris, Panthera pardus and Panthera onca। नेक्स्ट यहाँ पे सोलेनम, पेनिसिलियम, विथेनिया एंड कैनिस आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ जेनरा। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अगर बात करें हम बी स्टेटमेंट की, यहाँ बोल रहे हैं कि एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीसीज होती हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। एक ही जीनस में हमेशा एक ही स्पीसीज प्रेजेंट होती है। सो आंसर इज दी B1। Now next question, in taxonomic hierarchy cats are placed under the genus। cats रखा गया है कौन सी जीनस में। ऑप्शंस आर फेलिस, पैंथेरा, कैनिस, none of these। आंसर इज दी फेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the zoological name of fish Catla catla, the specific name is identical with the generic name, thus it is example। अब यहाँ पे जो स्पीसीज का नेम है वो बिल्कुल सेम है एज डेट ऑफ जीनस नेम इस फिश का। तो इसका मतलब क्या है, इसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस आर एंटोनियम, टोटोनिम, सिनोनिम एंड होमोनिम। तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल माना जाता है टोटोनिम का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ऑड वन इन द फॉलोइंग सीरीज, सेपियंस, अमेरिकाना, रॉन्टिडस एंड हेमीडेक्टाइलस। तो ऑड वन यहाँ पे हो जाएगा D1, बिकॉज ये जो सेपियंस है और ये जो रॉन्टुडस है और ये जो अमेरिकाना है ये सब एक तरीके की स्पीसीज हैं, और ये जो हेमीडेक्टाइलस है वो एक लिजार्ड का जीनस होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बिलो द लेवल ऑफ फैमिली। फैमिली के नीचे कौन सा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है। ऑप्शंस आर क्लास, स्पीसीज, फाइलम एंड जीनस। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा D1, बिकॉज फैमिली की जस्ट बात यहाँ पे आता है जीनस हायरार्ची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्ची जीनस इज इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन। जीनस को रखा गया है कौन सी दो हायरार्ची के बीच में। अगर हम हायरार्ची को याद करते हैं तो उसमें आता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो जीनस को रखा गया है किसमें, फैमिली और स्पीसीज के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज दी D1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटेड जेनरा बिलोंग टू सेम डैश।
अगर जेंडर आपस में मिल रहे हैं तो बिलोंग करेंगे सेम किससे? ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? स्पीसीज, वैरायटी, फैमिली एंड ब्रीड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C1। अगर दो ऑर्गेनिजम्स के जेंडर मैच कर रहे हैं तो वो दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। दिस अफिक्स ऑयडी इज यूज फॉर ट्राइब, क्लास, फैमिली एंड सब फैमिली। जो ऑयडी लास्ट में आता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सब फैमिली। कोई भी सब फैमिली हो उस लास्ट में ऑयडी सफिक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए टेक्सोनोमिक हायरार्की फैमिली इज इंटरपोलेट बिटवीन। फैमिली को रखा जाता है कौन सी दो कैटेगरीज के बीच में? तो ऑप्शंस क्या हैं? किंगडम एंड क्लास, क्लास एंड ऑर्डर, ऑर्डर एंड जीनस, क्लास एंड जीनस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C1 बिकॉज ऑर्डर एंड जीनस के बीच में आती है फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरी इंक्लूड ऑल दी अदर्स। इनमें जिनमें सब कैटेगरीज आती हैं। ऑप्शंस क्या है? फैमिली, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर, जिसके अंदर ज़्यादातर सभी अदर जो कैटेगरीज हैं वो इसके अंदर हमें मिल जाती हैं पढ़ने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ ए प्लांट, एक ऐसा प्लांट है जिसका द नेम ऑफ ए प्लांट ऑर्डर। अगर हम बात करें प्लांट ऑर्डर के नेम की तो उसके लास्ट में क्या आता है? एशिया, एडिया, एल्स एंड ईज। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एल्स बिकॉज कोई भी प्लांट ऑर्डर हो उसके लास्ट में हमेशा एल्स आता है। तो गाइस ये जो आज का वीडियो है यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ 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 लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।